रहीमा के पास कोई चारा न था। वो उसके पीछे चाल दी और सीढ़ियां उतरते वो दोनों नीचे आए तो सामने मेहरमा और हाला भी नाश्ते की मेज पर दिखाई दी। मेहरमा की आंखें उसके रोने की गवाही दे रही थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। अस्सलाम वालेकुम भाई। मेहरमा झट से उठी और कबीर के पास आई। वो उसके सीने से लगी। कबीर ने उसे सीने से लगाते माथे पर बोसा दिया। खुश रहो मेरी जान। कबीर का मेहरमा के लिए बेपनाह प्यार देकर रहीमा को अपने भाई अरहम याद आ गया। वो तो उसके लम्स कभी तरसती रही थी। माँ बाप का चेहरा तो कभी देखा ही नहीं था। होश संभालते ही अरहम ही उसका सहारा बना, पर कभी उस तरह लाड़ नहीं उठाया जिस तरह कबीर अपनी बहन पर निछावर कर रहा था। कबीर ने बैठते रहीमा को भी बैठने का इशारा किया। अस्सलाम वालेकुम। रहीमा को लगा उसे भी सलाम करना चाहिए। सामने हाला भी बैठी थी। उसने उन्हें सलाम किया, मगर उन्होंने जवाब देना जरूरी न समझा और रुख फेर लिया। रहीमा खामोशी से एक कुर्सी पर बैठ गई और कबीर और मेहरमा की हल्की फुल्की बातें सुनने लगी थी। मेहरमा, बच्चे, मैट्रिक का रिजल्ट आ जाए फिर तुम्हें शहर के कॉलेज में भेजूंगा पढ़ने के लिए, ताकि मेरी बहन डॉक्टर बन सके। कबीर ने मुस्कुरा के कहा। मेहरमा के होंठों पर भी धीमा सा तबस्सुम आया। डॉक्टर? रहीमा के चेहरे पर भी एक अलवाही चमक उभरी थी। वो बहुत उम्मीद भरी नजरों से कबीर को देखने लगी थी। मेरा रिजल्ट आया था 1 साल पहले। मैंने बहुत अच्छे नंबरों से पास किया था मैट्रिक और कॉलेज में। दादा जान ने मेरा एडमिशन भी करवाया था। आपको पता है मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन मेरिट पर हुआ था और मैं बहुत खुश थी। लेकिन फिर अचानक दादा जान ने कहा रुखसती है, और रहीमा जो बेध्यानी में सब कुछ बोल गई। अचानक तीनों की नज़रें अपने ऊपर महसूस करके वो चुप हो गई थी और घबराकर कबीर की तरफ देखा। हालांकि की सख्त आवाज़ गूंजी। कौन सा कॉलेज, कौन सा एडमिशन? लड़की, अब ये डॉक्टरी के ख्वाब छोड़ दो। शादी हो गई है, अब घरदारी में ध्यान दो, शोहर का ख्याल रखो और बच्चे पैदा करो। हालाबी ने सख्ती से बात की थी, समझी। उनकी बातों से रहीमा का सर नीचे झुक गया था और उनकी बातों से गाल शर्मगी से दहक उठे थे। लेकिन इनका अंदाज कबीर को एक आंख न पाया था। वो असूलों का सख्त था, लेकिन लड़कियों की तनीब के खिलाफ हरगिज़ न था। अब जहाँ वो मेहरमा को कॉलेज भेजने का सोच रहा था, वहाँ रहीमा को क्यों नहीं। मीर शहाब की जिद की वजह से अचानक ये रुखसती हुई थी और वजह अरहम शाह था। लेकिन जब वो खुद दामन छुड़ा के भाग गया तो उसमें रहीमा का क्या कसूर? तुम्हारे सर्टिफिकेशन कहाँ हैं? कबीर ने अचानक रहीमा से पूछा। रहीमा ने बेयकीनी से उसे देखा। हालांकि झिंझला गई थी। कबीर, क्या हो गया तुम्हें? इसके सर्टिफिकेशन का क्या करना है तुम्हें? एडमिशन के लिए। कबीर ने मुख्तसर जवाब दिया था और वो उसकी तरफ देखे, मगर सर्द लहजे में जवाब दिया। हालांकि का पारा चढ़ गया था। मुझे समझ नहीं आ रही। एक तो इसका भाई शादी से भाग निकला, तुम्हारी बहन को दुल्हन बना छोड़कर खुद रफू चक्कर हो गया, और तुम उसकी बहन को तालीम दिलवाओगे। अब बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। खूब सोचा। कबीर के चेहरे पर सख्ती आ गई थी। गलती अरहम की है, सजा भी उसे ही मिलेगी। इसके कति अंदाज पर रहीमा ने उसे जब्त के साथ देखा था, जबकि मेहरमा की आंखें नम हुई थी। रहीमा का दिल टूट गया। हर बार उसकी ज़ात मौजू गुफ्तगू बनेगी, उसकी मिसालें दी जाएगी। वो ये सब बातें सहने के लिए यहाँ थी। अरहम शाह नहीं था तो क्या हुआ, वो थी सब कुछ सहने के लिए। दिल पर पत्थर रखकर वो वहाँ से उठ गई और हालाबी जहर भरे लहजे में बोली थी। मेरी बच्ची घर बैठे उजड़ की सिर्फ इस भाई की वजह से, और तुम उसे पलकों पर बिठाओगे? ऐसा मेरे जीते जी कभी भी नहीं होगा। अरहम मुकद्दी अंदाज में कह उठी थी और अंदर चली गई। रहीमा ने उनकी जानिब देखा था और जल्दी से कहा, वो ना, मुझे अब पढ़ने का शौक नहीं रहा। अब तो शादी हो गई है ना, और फिर शादी के बाद तो लड़कियां नहीं पढ़ती। आंटी से ही कह रही थी। मैं घरदारी सीख लूँगी, वो उसे बता चुकी थी। उसने कबीर के गुस्से से खौफजदा होकर बात की थी, संभालने की कोशिश की। कबीर ने उसे एक सख्त घूरी डाली और डाइनिंग टेबल से उड़ता हुआ बाहर निकल गया था। रहीमा के चेहरे पर अफसोस के तासुरात फैल गए थे और वलीमे की तकरीब बहुत सादगी से अदा की गई थी। कबीर शाह ने महज एक सुन्नत पूरी की थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। वलीमे की रस्में अदा हो चुकी थी और घर का माहौल उसके लिए कदरे कशीदा महसूस हो रहा था, जिसकी बुनियाद वजह बनी हालाबी सख्त रवैया था। मेहमानों की रुखसत होते ही वह थका हारा कमरे में दाखिल हुआ, मगर रहीमा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसके माथे पर फिक्र के बल खिल उठे और कहाँ गई होगी वो। अचानक उसे महसूस हुआ कि एक रात में ही रहीमा को देखने की आदत सी पड़ गई थी और उसका मोमी सा चेहरा वजूद देखने की चाहत, उसकी आंखों में चाहत की तरह जाग उठी थी और वो बेचैन होकर कमरा गहरी ड्रेसिंग रूम तक खंगार रहा था, मगर रहीमा का कहीं पता नहीं था। बाथरूम की तरफ बढ़ा ही था कि उसी लम्हे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से वो चौंक गया था। रहीमा अंदर आई और हाथ में
ہاتھ میں ایک ٹرے اٹھا، سادہ سی میکسی پہنی جس پر وہ دودھ کا گلاس اور کچھ فروٹس رکھے تھے۔ اندر قدم رکھتے ہی وہ رحیمہ کو یوں دیکھ کر کبیر کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے، ابھرے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ حیرت سے بول اٹھا تھا اور اس کے پاس آیا۔ رحیمہ نے معصومیت سے کہا تھا، یہ آپ کے لیے لائی تھی، حلبی نے کہا تھا کہ آپ کے لیے لے جانا، اور اسی وجہ سے وہ معصوم انداز میں بولی تھی اور پھر ٹرے ایک طرف رکھتے ہوئے رکھ دی تھی۔ اور کبیر نے مسکرا کر کہا، یہ سب کام تمہارے کرنے کے نہیں ہے، تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں رات کو دودھ نہیں پیتا، فروٹس بھی بالکل نہیں کھاتا، تمہیں کس نے کہا؟ رحیمہ نے شرمیلی سی آنکھوں میں دیکھا تھا تو کبیر نے گھڑی اتار کر ایک طرف رکھ دی اور نرم لہجے میں کہا، اچھا پھر پی لو، تمہارا جی چاہ رہا ہے تو پی لو۔ بیٹھ کے کروں سے ٹیک لگا کر وہ اپنی نرمی سے اسے اپنی نظروں کے حصار میں لینے لگا۔ رحیمہ نے مسرت سے دودھ کا گلاس اٹھایا اور ایک گھونٹ میں سارا پی ڈالا۔ چند قطرے اس کے ہونٹوں پر چمک رہے تھے جو کبیر کو دیوانہ کر بیٹھے تھے، دینے کے لیے کافی تھے۔ اس کی معصوم باتیں سن کر تو اس کا دل، کبیر نے دھیرے سے مسکرا دیا، اتنے دنوں کے بعد میرے میر صاحب کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی تو انہیں بڑے شہر کے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ رحیمہ کا برا حال تھا، وہ روتی رہتی کیونکہ میر صاحب اس کی پوری دنیا تھی۔ ارحم تو چپکے سے چلا گیا تھا اور پلٹ کر خبر بھی نہیں لی تھی، اور ان 2 ہفتوں کے عرصے میں کبیر اور رحیمہ کے درمیان پہلی سی دوستی سرزد ہو چکی تھی، اور اسی دوران مہرماں اور رحیمہ کے درمیان بھی کچھ کم و بیش بات چیت رہتی، مگر حلبی کا رویہ پہلے جیسا سرد اور سختی رہا تھا۔ صرف جب کبیر موجود ہوتا تو وہ کچھ نرم پڑ جاتی۔ میر صاحب کا بلڈ پریشر اچانک اس قدر بڑھ گیا تھا کہ ڈاکٹرز نے سخت ہدایت کی تھی کہ ان کا خاص خیال رکھا جائے۔ اس وقت ارحم کا یہاں ہونا انتہائی ضروری تھا، لہٰذا کبیر نے انہیں اپنے گھر لے جانے کی درخواست کی، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ انہیں اپنی شاہ حویلی میں ہی آرام ملتا تھا۔ مجبوراً کبیر کو رحیمہ کو چند دن کے لیے میر صاحب کے پاس چھوڑنا پڑا تھا، مگر وہ روزانہ شاہ حویلی آتا رہا۔ جب تک رحیمہ کو نہ دیکھ لیتا اسے چین کہاں سے آتا تھا۔ اپنے دوست کے ذریعے کبیر ارحم کا پتہ لگا چکا تھا اور معلوم ہوا کہ ارحم اچانک پاکستان سے دبئی روانہ ہو چکا ہے، بغیر کسی کو بتائے۔ رحیمہ واپس کبیر ہاؤس آ گئی تھی جبکہ مہرماں شہر کے کالج میں داخلہ لے چکی تھی اور اس کا نتیجہ اب ہی آنا تھا، مگر وہ کمپیوٹر کا کوئی کورس کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، اس لیے جب تفریح ہوتی شام کو کسی کوچنگ سینٹر جانا شروع کر دیا تھا۔ خود کو مصروف رکھنا چاہتی تھی، اگرچہ عمر کے اعتبار سے وہ رحیمہ سے چھوٹی تھی، مگر حساسیت میں کہیں زیادہ تھی۔ ایک دھڑکن اس کے دل میں بندھی ہوئی تھی جو بار بار ارحم کی وہی تصویر دہراتی جب اس نے اسے دلہن بنا چھوڑ دیا تھا۔ دبئی میں کبیر کو 1 مہینہ گزر گیا تھا اور وہ وقتاً فوقتاً اپنے گھر فون پر رابطے میں رہتا، مگر زیادہ آگے نہ بڑھتا، اور اسے معلوم ہوا تھا کہ ارحم ایک بزنس ڈیل کے سلسلے میں دبئی سے ایران گیا ہے، اس لیے کبیر نے اس کی واپسی کا انتظار شروع کر دیا تھا۔ جب ارحم اپنے ڈیل سے فارغ ہوا تو اس کے دل میں رحیمہ کی شدت سے یاد جاگی، تو وہ اس کا بھائی تھا، اسے کیسے لاپرواہ چھوڑ سکتا تھا؟ مجبور دل کے ساتھ ارحم نے اس نمبر پر کال ملائی، مگر جواب اٹھانے والی کوئی اور تھی۔ حلبی نے جیسے ہی رحیمہ کا موبائل سامنے پڑا دیکھا تو اس پر اس کے بھائی کی کال آتی دیکھی تو فوراً اٹھا کے کان کے ساتھ لگا لیا، اور دوسری طرف سے ارحم کی آواز گونجی تھی، نین، مگر حلبی کی لبوں پر طیش بھرے لہجے میں نکلا، بہت جلدی یاد آگی بہن کی، اب بھی کیا ضرورت تھی فون کرنے کی؟ ارحم چونکا، آپ حلبی ہیں؟ میری رحیمہ کہاں ہے؟ وہ بے چینی سے بولا تھا۔ حلبی نے طنز کیا تھا، برخودار بجائے اپنی بہن مہرماں کا پوچھنے کے، تمہیں رحیمہ کی فکر ہے تو سنو، فکر ہونی بھی چاہیے، تمہاری بہن تمہارے ہی کرموں کی بھیڑ چڑھ گئی، اور تمہارے دادا نے کبیر کو اس کی رخصتی دے دی ہے، اب اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، اور سن لو، اگر اس نمبر پر دوبارہ کال کی تو کبیر چھوڑے گا نہیں تمہیں۔ حلبی نے سچ اور جھوٹ کو ملا کر ارحم کے دل میں آگ بھڑکا دی تھی۔ کال بند ہوتے ہی ارحم کے دماغ میں جیسے بھانبڑ مچ گیا اور اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ دبئی واپس جانے کے بجائے براہ راست پاکستان کا رخ کرے۔ دل میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ کبیر ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ جب اس نے چھوڑ دیا تھا تو رحیمہ کی بھی کم سنی کی وجہ سے وہ رخصتی نہیں لی تھی، اب تو وہ کیسے لے سکتا ہے؟ سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا دل دکھ اور غصے سے بھر گیا۔ کبیر، تمہیں ذرا شرم و حیا نہیں آئی؟ تم نے میری بہن کو اپنا لیا، اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ بخش کے
गया था तुम्हारी बहन को, सिर्फ इसलिए कि वो कम सिन थी। लेकिन अगर तुमने बदलिहाजी दिखाई है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। और हमने अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 2 दिन में महरमा के बारे में सब कुछ पता कर लिया। मालूम हुआ कि महरमा शहर की अपनी तालीम जारी रखे हुए है और हॉस्टल में रहती है। उसे वहां से गायब कराना मीर अरहम के लिए बाएं हाथ का खेल था। कहते हैं गुस्सा शैतान का भाई है, और जब गुस्सा इंसान पर तारी हो तो वो सही और गलत की फर्क भूल जाता है। अरहम भी गुस्से की शिद्दत में इतना अंधा हो गया था कि ये तक भी ना सोचा कि एक बार बहन से खुद मिलकर हकीकत मालूम करे। बस एक ही बात उसके जहन में गूंज रही थी कि कबीर ने रहीमा को रुखसत करा लिया, उस पर जुल्म किया है और अब उसकी बहन पर वार करना ही असल बदला होगा। शाम के वक्त सख्त सिक्योरिटी के बावजूद वो महरमा को उठवाकर अपने फार्म हाउस ले आया था, जहाँ का पता उसके सिवा किसी को मालूम न था। महरमा बेहोश थी, नकाब और काले अबाए में लिपटी वो उसके बिस्तर पर लेटी हुई थी और अरहम के दिमाग में गुस्से का तूफान बरपा था। वो आगे बढ़ा और गुस्से से उसका नकाब खींचकर एक तरफ फेंक दिया था। अगले ही लम्हे वो बहुत रह गया। सामने एक निहायत हसीन चेहरा थी कि रहीमा नक्श और बेपनाह मासूमियत। एक पल को तो उसके दिलो दिमाग पर छाव कर दी गई थी। वो सैयदादी थी जिसे आज तक किसी गैर मर्द ने करीब से न देखा था, और आज मीर अरहम उसे इतने करीब से देख रहा था और उसने बेइख्तियार हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा छुआ तो दिल में एक अजीब सा एहसास जगा। मगर वो ये भूल गया था कि ये लड़की अभी महज 16 बरस की है, 18 की भी नहीं। यही वजह तो थी वो मुल्क छोड़कर गया था कि कम सिनी में इस पर हक लेना जुल्म होगा। इतने में महरमा ने सांस भर दी, आंखें खोल दी। जे सामने मीर अरहम को देखकर एक लम्हा तो वो सकते में ही रही, फिर घबराकर बिस्तर से दूर जा खड़ी हुई। आपकी जुर्रत कैसी हुई मुझे छूने की? उसकी आवाज़ गुस्से और लड़ते लहजे में निकली थी। ये सुनकर अरहम का दिमाग झंझला गया। वो झपट कर उसे खींच कर दोबारा उसे अपने ऊपर गिरा के बिस्तर पर पटक दिया। जैसे तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को अपनी बाती बनाया, बगैर शर्म के उसे कम उम्री में रुखसत करा के ले गया, वैसे भी मैं भी कर सकता हूँ। उसकी बातों पर महरमा का ऊन खोल उठा। शर्म आनी चाहिए आपको। या मेरे भाई अपने ज़बान से मुकरे नहीं, और उन्होंने आपकी बहन को इज्जत से रुखसत करवा के लाया है, पीठ दिखा के तो नहीं। आप भागे थे, कमज़ोर और बुज़दिल आप थे। खबरदार मेरे भाई पर उंगली भी उठाए तो। महरमा का गुस्सा कांपता लहजा कमरे में गूंजा और महरमा की बातों ने अरहम के अंदर ये आग को और भड़का दिया था। उसका जी चाहा कि इसके मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दे, मगर उसने गुस्सा उतारने का और तरीका चुना। महरमा का दिल धक से रह गया था। उसे यकीन आया कि मीर अरहम वाकई उसके साथ ऐसा कुछ कर सकता है। वो भागने के लिए मुड़ी ही थी कि अरहम ने गुस्से में दोबारा उसे खींचकर बिस्तर पर पटक दिया। महरमा की चीख बुलंद हुई जैसे उसकी सांस रुक जाएगी, और एक झटके से उसका अबाया भी एक तरफ जा गिरा। नहीं अरहम, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करे। महरमा खौफ के मारे हकलाई थी, लेकिन अरहम पर जुनून और गुस्सा गालिब था। उसने एक भी मिनट समाजत न सुनी और पूरे जोश और शिद्दत के साथ अपना गुस्सा उतारता गया, अपना हक जताते हुए महरमा को तोड़ कर रख दिया था। इधर कबीर पहली फ्लाइट से पाकिस्तान वापस आने के लिए रवाना हो चुका था। उसे अपने खास आदमी से खबर मिली थी कि मीर अरहम पाकिस्तान पहुंच गया है। कबीर के दिल में अनजाने से खौफ की धड़कन जागी थी कि कहीं अरहम कोई गलत कदम न उठा ले, और अक्सर डर हकीकत बन जाते हैं। कबीर का डर भी सच साबित होने वाला था। सुबह जब अरहम की आंख खुली तो सर भारी था। साथ लेटे वजूद को देखते ही कल रात के सारे मनाजिर उसके सामने घूमने लगा। किस शिद्दत से वो महरमा के नाजुक वजूद में समा गया था और किस तरह से वो तड़पती रही और अपने गुस्से में सब कुछ भूल गया था। वो घबरा कर उठा और अपने चेहरे पर हाथ फेरा। महरमा अब भी औंधे मुंह लेटी थी, जुम्बिश तक नहीं हो रही थी। उसने आगे बढ़कर उसका चेहरा थपथपाया तो पता चला कि वो बुखार में तप रही है और बेहोश पड़ी है। ये देखकर अरहम के हाथ पाँव फूल गए थे। वो बेइंतहा नाजुक थी, ये तो उसे अपने रात का अंदाजा हो गया था, मगर गुस्से में वो अंधा हो चुका था। अब उसके अंदर शैतानी परेशानी का तूफान उठा और उसने महरमा का हुलिया दुरुस्त किया और फिर उसे अपनी बाहों में उठा के बाथरूम ले गया और शावर के नीचे खड़ा कर दिया ताकि उसे किसी तरह से होश आए। जैसे ही शावर का ठंडा पानी उसके चेहरे पर पड़ा, वो झंझलाकर कांप उठी थी और आंखें खोलने की कोशिश करने लगी थी। अगर मीर अरहम ने उसे संभाला ना होता तो शायद अभी तक जमीन बोस हो चुकी होती। शावर के नीचे खड़ी वो लरज उठी थी और उसके हवास अभी पूरी तरह से बहाल नहीं हुए थे और उसे सामने खड़ी गर्म बाहों की जरूरत महसूस हो रही थी। मीर अरहम ने उसकी हालत देखकर उसे अपने सीने से करीब लगाया था और आंखें बंद कर ली थी।
وہ عمر میں اس کے مقابلے میں بڑی محسوس ہو سکتی تھی، مگر حقیقت میں وہ چھوٹی ہی تھی، اور ارحم کو اپنے آپ سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ ارحم چاہ کر بھی اسے اپنے آپ سے الگ نہیں کر پایا تھا۔ اسے تو غصے کی اتنی شدت تھی کہ اس معصوم لڑکی کو تکلیف پہنچانے پر اکسانے میں کردار ادا کیا، اور وہ جو غصہ اس کے بھائی کی وجہ سے تھا، جس نے اس کی بہن کو رخصت کروا کر اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ مما مجھے ٹھنڈ مہرما دھیرے لہجے میں منہ میں کچھ کہہ کر ہوش کی دنیا میں واپس لوٹ آئی۔ ارحم نے اسے باہوں میں بھر کر کمرے کے ملحق ڈریسنگ روم میں لایا، لائٹس بند کر کے اس کا ڈریس بدل دیا۔ وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں اس کے سہارے پر کھڑی تھی اور کانپ رہی تھی۔ ارحم نے اسے نرمی سے بستر پر لٹایا اور فوراً روم ہیٹر آن کیا۔ آنے والے لمحوں سے بے خبر وہ خود بھی مہرما کے ساتھ گہری نیند میں ڈوب گیا تھا، شاید اس لیے کہ دل میں سکون کی تلاش تھی، اور شاید غصہ، قصہ وراثت، حسد کی عذاب زدہ کیفیت نے اسے تھکا دیا تھا۔ ادھر کبیر ہاسٹل میں ادھم مچا رہا تھا کہ اس کے آدمی ہر طرف مہرما اور ارحم کی کھوج میں تھے، مگر کہیں سے کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ وہ تو پاکستان آیا ضرور تھا، مگر گھر واپس نہیں گیا، تو پھر وہ کہاں جا سکتا ہے؟ کبیر کے دل میں ہمیشہ یہ خیال گھومتا رہا، کشف ضرور میرے پاس ہے، مگر کہیں اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ صبح سے شام اور پھر اگلے دن بھی وہ شہر کے ہر گوشے کی تلاشی لیتا رہا، مگر مہرما اور ارحم دونوں کہیں غائب تھے۔ جب گھر سے حلیبی کا فون آیا تو ان کی روتی ہوئی آواز سن کر کبیر کا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ کبیر، میری مہرما کو ڈھونڈ کے لاؤ، مجھے میری مہرما چاہیے، کبیر نے نرم لہجے میں کہا، اور ڈھونڈ رہا ہوں نا حلیبی، مگر نہیں مل رہی۔ وہ حلیبی نے روتے ہوئے کہا تھا، ہو نہ ہو وہی ارحم لے گیا ہوگا، بدلہ لینے میں میں تو ماہر ہی ہے نا۔ وہ اس نے فون کال کا ذکر رحیمہ کے موبائل پر آیا تھا اور کبیر کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ حلیبی روتی سنا کر بولی تھی، اور دیکھا ملی ہوئی ہے یہ بھی بھائی کے ساتھ، اور رکھو اسے گھر، اور اگر کر دیا نہ برباد۔ یہ بات سن کر کبیر کے ذہن میں کئی سوال ابھرے تھے۔ رحیمہ ارحم سے رابطے میں ہے، وہ کس طرح شہر گاؤں پہنچا، یہ وہ تنہا جانتا تھا۔ جب کبیر ہاؤس پہنچا تو سیدھا اپنے کمرے میں گیا، اور وہاں رحیمہ بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے دھیرے دھیرے مسکرا رہی تھی۔ کبیر نے غصے سے اس کے بال اپنی مٹھی میں دبوچ لیے، اور ایک پل کو رحیمہ کو کچھ سمجھ ہی نہ آیا کہ کیا ہوا۔ کبیر نے دبا دبا پکارا تھا، کہاں ہے تمہارا بھائی، بتاؤ مجھے رحیمہ روندے ہوئے لہجے میں کہا، مما مجھے نہیں پتا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ کبیر اگلے پل اسے زور سے بستر پر پٹک دیا، پھر سخت لہجے میں پلٹ کر چلایا تھا، بتاؤ کہاں ہے وہ قاہر انسان، کہاں لے گیا میری بہن کو، بتاؤ ورنہ۔ اس کا لہجہ ایسی سختی لیے ہوئے تھا کہ رحیمہ کا ہوش اڑا گیا۔ وہ روتی ہوئی کانپتے ہوئی آہر بستر پر کے پاس پڑے موبائل کو کانپتے ہاتھوں سے اٹھا کر کبیر کو تھمانے لگی، اور آنکھوں میں جاری آنسو، ہونٹوں پر سنجیدہ لہجہ۔ جب موبائل ہسٹری کھولی تو ریسیوڈ کالز میں ارحم کا نمبر سامنے آیا۔ وہ کال 3 دن پہلے کی ریکارڈ تھی۔ کبیر نے موبائل ہسٹری رحیمہ کے سامنے رکھ دی۔ اگر تم اس سے رابطے میں نہیں تو یہ کال کیسے ریسیو ہوئی؟ اس کے سوال پر رحیمہ بے یقینی سے موبائل کو دیکھتی رہی، اور پھر چہرہ سفید پڑ گیا۔ مجھے نہیں پتا، میں نے ریسیو نہیں کی، مجھے، اس نے آنکھوں سے آنسو جھڑاتے ہوئے کہا تھا، مگر آواز لرز رہی تھی۔ کبیر کا صبر لبریز ہو چکا تھا۔ جھوٹ! موبائل بیڈ پر پٹک دیا اور رحیمہ کو دونوں بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ بری طرح سے رو کر انکار کرتی رہی، میں نے تمہارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا بھائی سے، پلیز میرا یقین کرو۔ مگر کبیر کا دل ٹوٹ سا چکا تھا۔ تم نے میرا مان توڑا نین، میں نے تم پر بھروسہ کیا، تمہیں چھوڑا نہیں، تمہیں میں نے رخصت کر کے لایا، تمہیں قریب کیا، میں نے تمہیں زبردستی اپنے اوپر مسلط نہیں کیا، کسی زور زبردستی کا سوال نہیں تھا۔ میں نے تمہیں عزت دی اور تم نے ایک لمحے میں سب کچھ برباد کر دیا۔ دکھ اور غصے میں اس نے کہا۔ رحیمہ روتی ہوئی دہائی لگاتی رہی، قسم کھاتی ہوں میں نے کوئی رابطہ نہیں کیا، اور اس کی سچی تڑپ کبیر کے کانوں تک پہنچی، مگر اس کے دل کی دیواریں پہلے سے ہی ٹوٹ چکی تھی۔ چنانچہ کبیر نے فوراً ارحم کو کال ملائی۔ چند لمحوں کے بعد اس کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز فون میں سنائی دی تھی، ہیلو نین، کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ارحم جو گہری نیند میں تھا، رحیمہ کی کال آتے ہی اٹھ بیٹھا۔ جب کبیر نے سخت لہجے میں مہرما کہا، کہاں ہے میر ارحم کی نظر اسی بے خبری کی حالت میں پڑی ہوئی وجود پر پڑ گئی تھی۔ وہ خواب خرگوش کی نیند میں تھی، مگر جواب میں خاموشی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ارحم نے مختصر انداز میں کہا، میری باہوں میں، اور اس کے لہجے میں خاموشی کے ساتھ سنجیدگی گھلی ہوئی تھی۔ کبیر
खफा होकर बोला, तुम्हें किसने हक दिया? मेरी बहन, तुमने उसका रुखसी ले ली। अरहम गुस्से में बोला, तुम पहले मेरी बहन को छोड़ गया था, तो मैं क्या करूं? फौरी तौर पर सूरत हाल का तनाव बढ़ गया। कबीर ने मोबाइल वापस रहीमा के हाथ में थमाया और गुस्से से कहा कि अपने भाई से कहो, अगर मेरी बहन को आंच भी आई तो मैं मर्दों की तरह पीछे नहीं हटूंगा, बदला उसी से लूंगा। अरहम ने सुनी सुनाई बातों के बाद खामोशी इख्तियार की और जब रहीमा ने कहर भरे लहजे में पूछा, भाई आपने मेहरमा को क्यों लेके गए? अरहम की आंखों में पछतावे का अक्स था, मगर उसने जवाब दे दिया, अगर तुम वाकई चाहती हो कि तुम्हारी बहन जिंदा रहे तो मेहरमा को वापस छोड़ जाओ। रहीमा ने गुस्से से गाल काट दी। अरहम खामोशी से पछतावे के मारे बैठ गया था कि जिद और गुस्से में उसने कबीर की बहन को तकलीफ देती थी और ये वो काम था जो उसने कभी सोचा भी ना था। और करे कि क्या करे? कबीर अपनी आंखों मीचते हुए एक आंसू गाल पर गिर जाने दिया, और हालांकि उसकी नीयत की थी कि वो किसी के खिलाफ जुल्म ना होने दे, मगर हालात अपने कंट्रोल से बाहर घूम गए थे। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में अरहम तेज कदमों में भागता हुआ नजर आया। मेहरमा को कबीर हाउस छोड़कर वो खामोशी से पाकिस्तान वापस चला गया था। वो शर्मिंदा सा था और खुद को माफी के लायक भी नहीं समझ रहा था। यही वजह थी कि ना उसने किसी से रब्ता किया और ना ही किसी उससे कहा। मगर आज वो पाकिस्तान लौटा था, न जाने किस जज्बे ने उसे वापस खींच लिया कि उसकी हिम्मत पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखते ही घबराहट से धड़कने लगी। सबसे पहले वो शाह हाउस पहुंचा। भाग भाग कर वो थक चुका था, मगर मीर जहाब से मिलकर अपने किए की माफी मांगी और वो लागर सा वजूद कह रहा था कि क्या कहते हैं, तो जवाब आया, माफ कर दिया। उसी वक्त मीर जहाब के नंबर पर रहीमा की कॉल आई, दादा जान, मेहरमा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, हम उसे अस्पताल ले आए हैं, डॉक्टर ने फौरन ऑपरेट का कहा है, प्लीज दुआ करें। रहीमा की रोती हुई आवाज़ सुनते ही अरहम पागलों की तरह हॉस्पिटल पहुंच गया था। कहाँ है वो? रहीमा को देखकर बेताबी से अब वो बोला, जबकि पास खड़े कबीर को वो देख ही न सका था। किस हाल में छोड़ के गए थे आप उसे? रहीमा पूछ रही थी और कबीर के पास खड़ा कोई जवाब न था। आईसीयू के बाहर खड़े अरहम की आंखें आंसुओं से तर थीं। कबीर धीरे से उसके पास आया और कंधे पर हाथ रखा था। अरहम ने कबीर के कंधे हाथ थामे हुए थे। और मुझे माफ कर दो। कबीर में बदले और गुस्से में अंधा हो गया था। आज अगर मेहरमा को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वो सर झुकाए हुए अपनी गलती तस्लीम कर रहा था। मां राता हाला भी तस्बीह पढ़ते हुए अरहम को मुझसे बड़ी निगाह से देखकर रुख फेर की थी। डॉक्टर ने बताया कि अर्ली स्टेज प्रेगनेंसी है, दुआ करें सब ठीक हो जाए। कबीर ने अरहम की आंखों में मेहरमा के लिए फिक्र देखी थी। वो मर्द होकर मेहरमा के लिए रो रहा था। अरहम को भी अब यह एहसास हुआ कि वो हाला बी ने उसे उकसाकर मेहरमा को ले जाने पर मजबूर किया था। वक़्त अब बदला लेने का नहीं, माफ करके आगे बढ़ना का था। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, मुबारक हो बेटा, हुआ है सबको के मुरझाए हुए चेहरे खुशी से खिले उठे थे। अरहम बेचैनी से पूछा था, मेरी मेहरमा कैसी है? डॉक्टर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, वो खतरे से बाहर है, तो थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट कर देंगे, तो आप उनसे मिल लीजिएगा। बहुत बहुत बहादुर लड़की है। सब ने शुक्र का कलमा पड़ा था। नन्हे वजूद को हाथों में लेते हुए कबीर खुशी से फूले नहीं समा रहा था। मेरा भांजा बिल्कुल मेरी तरह है, कबीर ने कहा। रहीमा ने गौर से देखा था और हंसकर बोली थी, नहीं नहीं देखे इसकी, बल्कि मेरी तरह हमदार है। और हम भी अभी तक अपने बेटे को नहीं लिया, गोद में नहीं लिया था। पहले मेहरमा से मिलना चाहता था। मेहरमा ने होश पाते ही अंदर देखा और उसकी आंखों में मिर्चें सी भर गई थी। अरहम ने माथे पर अकीदत पर बोसा दिया। मेहरमा हैरान नजरों से उसे देख रही थी। आई एम सॉरी मिसिज मेहरमा। अरहम शायद माफ़ी बहुत छोटा लफ्ज़ है, तुम माफ़ मत करना, लेकिन मुझसे खुद को अलग मत करना। वो उसका हाथ अपने हाथों में लिए आंसू बहाते हुए बोल रहा था। मेहरमा कांपती हुई आवाज़ सुनते ही वो सर नफ़ी में हिला गया था और उसी लम्हे कबीर और रहीमा अंदर दाखिल हुए। अरहम, यार अपने बेटे को एक नज़र देख लो, कबीर मुस्कुराकर बोला था, जिस पर मेहरमा ने बेयकीनी से अरहम को देखा, जो अभी भी सिर्फ उसे देख रहा था। ये बच्चा मेरी मेहरमा का है और इस पर सबसे ज़्यादा हक उसी का है, मेरा नहीं। अरहम गहरी सांस भरते हुए नम आंखों से पीछे हट गया था। दिल चाहने के बावजूद भी वो नए वजूद को न देख सका, न गोद में ले सका। खुद को मेहरमा का मुजरम और गुनाहगार समझता था। कुछ लम्हे के बाद मेहरमा धीमी आवाज़ लेकिन मजबूत आवाज़ में सुनी गई थी, मेरे बच्चे से उसका बाप मत छीने। अरहम शाह, मीर हादी को मीर अरहम शाह चाहिए। अरहम इन्हीं कदमों पर वापस पलटा और खुशी और हैरत से मेहरमा को देखा, जो रोते हुए से देख रही थी। और कबीर ने मीर हादी को अरहम की गोद में दिया था।
वो दीवानावार उसे देखकर चूमने लगा और उसे सीने से लगाते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया था। अब अरहम को यकीन हो गया कि माफ़ी का मौजज़ा हो चुका है और आज सबके चेहरे खुशी से खिल उठे थे। आज मीर हादी का अकीका था जो मीर शाहाब बहुत बड़े पैमाने पर अरेंज कर रहे थे। सारी तैयारी अरहम और कबीर मिलकर देख रहे थे। कबीर थका हारा कमरे में आया और रहीमा को उदास पाया था। क्या हुआ, मुंह क्यों बनाया हुआ है? वो उलझता हुआ बोला था। रहीमा ने सर झुका दिया और कहा, मुझे भी छोटा सा बेबी चाहिए, हमारा बेबी। वो सर झुकाकर अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रही थी, जिस पर कबीर हैरान होकर कि हम भी कर लेंगे प्लान। रहीमा ने पूछा। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा था, पहले अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, फिर सब करेंगे। रहीमा होशी से चमक उठी थी। और फिर मीर, अरहम और मेहरमा ने अपने बेटे का हकीका बहुत खुशी से किया था। सदका और हैरात भी बांटी थी। अरहम को बेटे को गोद में उठाकर खड़ा था। जब मेहरमा उसके पास आई, अरहम ने मुस्कुराकर उसे देखा। बारबी, थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए। मेहरमा को अपने हिसार में लिए वो लेते हुए उसने मीर हादी को